क्या कह रही हैं? कह रही है महंगाई इतनी बढ़ गई है। बोलो। सबसे ज्यादा तो बात ये बात है कि हमारे यहाँ से जो खेती हम लोग करते हैं, इसमें ये जानवरों की वजह से हम लोग खेती नहीं कर पाते। अगर खेत में लेटते हैं तो जानवरों की वजह से लोग मारे जाते। आवारा पशु की जो समस्या, आवारा पशु की वजह से जो हमारे यहाँ पे माताएं लोग वाले जैसे कोई महिला को जैसे डिलीवरी होती है, उनको भी सारी सुविधा भी नहीं मिल पाती है। यहाँ GST को लेकर धीरे लेवल में कोई भी सुविधा नहीं मिलती है, कोई सुविधा मिलता है। और पहले का हमने तो आपको मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, आपको लगता है कि पिछले 10 सालों से जब से मोदी जी की सरकार रही है, आपके जीवन में तरक्की आई है? नहीं आई, हमें कोई भी तरक्की नहीं आई। हम लोग पहले मैं समूह में काम जो आवारा पशु की जो समस्या है कब से चल रही है? तब से मोदी जी आए तब से ये समस्या चल रही है। इनकी सरकार पहले से। हम लोग हम भैया चलाते थे, समूह चलाते थे। आप समूह में थी? किसी भी सारी महिलाएं काम आपको अच्छा लगता था जो समूह था? हमें बहुत अच्छा लगता था। हम लोग बहुत दूर तक समूह की वजह से आपको मालूम है कि आपके जो सांसद हैं उन्होंने ये कहा कि राहुल जी ने समूह इसलिए शुरू किए क्योंकि आपकी जमीन हड़पनी थी। आपको मालूम है? लेकिन आपको मालूम है कि समूह से कितनी सुविधा हुई, कितनी महिलाओं की, है ना? बहुत सारी सुविधा हुई। समूह में जो लोग कुछ काम धंधा करने के बाद तो समूह से अपना पैसा लेके अपना रोजगार धंधा चलाते, अपने बच्चों को सही ढंग से। मैं आपको बताऊं समूह कब शुरू हुआ। मैं एक बार यहाँ पे, याद है आप लोगों को याद होगा, अब पता नहीं है ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन जब गर्मी का मौसम होता था तो आग जल जाती थी गांव में, याद है? क्योंकि छप्पर ज्यादा होता था, तो छप्पर होता था, छप्पर में आग लग जाती थी। तो एक बार मैं गांव में गई, गांव का नाम क्या था किशोरिया, जहां हम छप्पर जब सारा जल गया था, काजलपुर देवरिया में गई और वहां पूरी आग लग गई थी और महिलाएं बहुत दुखी थी। जो भी सामान था बेटी की शादी के लिए रखा हुआ था, बोरे में फल रखा हुआ था, सब कुछ जल गया था। उस समय जब मैं वापस आई अमेठी से, मैं दिल्ली गई तो एक बड़ा समारोह था दिल्ली में। बहुत मशहूर एक इंसान थे जिन्होंने अपने देश में ये समूह बनवाए थे महिलाओं के, और खूब महिलाओं का विकास हो रहा था। भैया पहले मुझे बात करने दो, इनसे बाद में लिखना था। तो मैं जब गई तो समारोह था और वहां विदेश से एक आदमी आए थे, एक व्यक्ति आए थे जिन्होंने अपने यहाँ खूब बड़े बड़े समूह बनाए थे महिलाओं के लिए। उनको कोई बड़ी सी प्राइज मिल गई थी कि बहुत अच्छा काम किया है। तो मेरे मन में आया कि वहां हो सकता है तो हम अमेठी में क्यों नहीं कर सकते। तो फिर मैं वापस आई गाजलपुर देवरिया में और वहां हमने सबसे पहले समूह बनाए और सबसे पहली जो समूह की महिलाएं थी वो वहीं की थी। और फिर वहां से फिर ये परियोजना शुरू हुई और जब भैया आए सांसद बन के तो उनको ये परियोजना, उनको बहुत अच्छा लगा कि इसमें तो गांव की जो महिलाएं हैं इनका बहुत विकास हो सकता है, इनकी मदद हो सकती है। तो उन्होंने बहुत तेज रफ्तार से वो काम बढ़ाया और बहुत सारी, मेरे ख्याल से जो हमारी यहाँ की परियोजना थी वो पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ी परियोजना थी इस तरह की। लेकिन ये बंद क्यों हुई? क्योंकि इनकी राजनीति की वजह से, क्योंकि ये पूरी राजनीति करने के लिए इन्होंने कहा, झूठ फैलाए कि हम परियोजना से आपकी जमीन छीनना चाह रहे थे, पता नहीं कैसे कैसे झूठ बोले। तो आज क्या फिर केस वेस ये सब किया तो फिर उसको बंद ही कर देना पड़ा। तो ये परिस्थिति है कि देखो कुछ अच्छा हो रहा है लेकिन राजनीति की वजह से कोई उस पर आक्रमण करता है और उसके बारे में झूठ फैलाता है और वो अच्छा काम जो है वो बंद हो जाता है और जो आपको पहले सुविधा मिल रही थी वो नहीं मिल रही। तो आपने जो कहा कि आपने मन बनाया क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। अब महंगाई इतनी हो गई है कि मेरी बहनें आज कुछ खरीद नहीं पा रही। आज दुकान जाती हो तो आधे टाइम खाली हाथ वापस आती हो या आधी चीजें छोड़ के आ जाती हो कि ये इतनी जरूरी नहीं है तो अगली बार खरीद लेंगे, है ना? आज महंगाई इतनी है कि अगर बच्चा घर पे बीमार पड़ता है उसके इलाज के लिए घबराहट होती है। आज महंगाई इतनी है कि खेती से कमाई नहीं हो रही है। खेती के हर सामान पर मोदी जी की सरकार ने जीएसटी वाली टैक्स लगा दी है। इसका मतलब है खेती के लिए हर सामान जो मिलता है वो महंगा है।
खाद वितरण केंद्र जो सरकारी है उनमें खाद भी नहीं मिलता। आपको प्राइवेट में जाना पड़ता है और प्राइवेट में भी कभी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। आपने आवारा पशु की बात की। आवारा पशु की समस्या अब 10 साल होने वाले हैं, ये समस्या है। इसको सुलझाने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। आप बच्चों को बड़ा करते हैं, शिक्षित करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं कि आप कमाकर अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाएं ताकि बच्चों को रोजगार मिले बड़े होकर और आपकी देखभाल हो। आज तमाम नौजवान शिक्षित हैं पूरे देश में, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा। किसी ने बीटेक की है, किसी ने बीएससी की है, किसी ने भर्ती की परीक्षाएं की हैं, किसी ने भैया बोलने दीजिए ना, बोले नहीं भैया, बोले नहीं, बोलने दीजिए। तो किसी ने परीक्षाएं की है भर्ती की, फिर भी रोजगार नहीं मिला, पेपर लीक हो गया, घोटाला हो गया। तो आप जो है तमाम संघर्षों से जूझ रहे हैं। आपका जीवन संकटों से भरा हुआ है। आपको ये नहीं पता कि अगर 2-3 दिन की दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो कैसे गुजारा होगा। कोई न कोई भूखा सोएगा घर में। यहां से पलायन होता है, बड़े बड़े शहरों में मजदूरी मिलती है तो ठीक, दिहाड़ी भी नहीं मिलती। जो चाहता है ठेकेदार वो तय कर लेता है। बहुत मुश्किल है जीवन इस देश में आज, किसान का, गरीब का, मेरी बहनों का। और इस संघर्ष को पहचानने वाला कोई नहीं है, इस संघर्ष को दूर करने वाला कोई नहीं है। मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे, आपको बताया था कि ये सपने साकार होंगे। 10 साल बीत गए हैं। 10 साल बाद मोदी जी के पास एक काम नहीं है दिखाने लायक। आपके सामने आते हैं तो वही पुरानी बातें। तब कहते थे सबका विकास, आज कहते हैं विकसित भारत। आज तो कह रहे कि 2047 में 2047 का प्लान है। मैं तो कहती हूँ भैया अगले साल का प्लान बना दो तो यही काफी है, क्योंकि 10 सालों से तो आपका प्लान नहीं दिखा कोई। 10 सालों से गरीबी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों की मुसीबतें बढ़ी हैं। और आपके जो बड़े खरबपति मित्र हैं उनका जीवन खुशियों से भरा है। उनको आपने 16 लाख करोड़ कर्ज भी उनके माफ कर दिए। उनको आपने देश का कोयला दे दिया, देश की बिजली दे दी, देश की सारे खदान दे दिए, देश के बंदरगाह दे दिए, देश के हवाई अड्डे दे दिए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी सरकारी, जिसमें से सबको रोजगार मिलता था, सब कहते थे एक जमाने में मुझे याद है, हमें तो सरकारी नौकरी चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी अस्थायी होती है और फिर पेंशन मिलता है। आज ना पेंशन मिलता है पुराना वाला, ना आपको स्थायी रोजगार मिलता है। तमाम सरकार में पद खाली पड़े हैं, 30 लाख पद खाली पड़े हैं, मोदी जी की सरकार में भरे नहीं है। 30 लाख पद खाली है, सारे नौजवान खाली हैं, तो पद भरो ना। किस लिए खाली रखे हैं? नहीं भरे। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, कुछ नहीं किया। नौजवान भटक रहा है, बेरोजगार, कहीं दिहाड़ी ढूंढता है, कहीं ठेकेदार के लिए 2-3 दिन के लिए काम करता है, कहीं कच्ची नौकरी मिलती है, सरकार कुछ नहीं करती। तो देश की परिस्थितियां क्या है? खरबपतियों के लिए सारी नीतियां बन रही हैं। ये जितने भी टीवी चैनल आप देखते हैं सब खरबपतियों ने खरीद रखे हैं। आपको जो दिखाते हैं वो सब बड़े खरबपति जो चाहते हैं, जो मोदी जी चाहते हैं वही दिखता है। इनकी साठगांठ है। मोदी जी ने सबसे ज्यादा चंदा लिया है, उन्होंने स्कीम बनाई, समझ रहे हैं आप? कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, सब भ्रष्ट हैं।
किसी ने इस देश के इतिहास में इस तरह की स्कीम नहीं बनाई होगी कि जो भी चंदा मिलता है राजनीतिक दल को, वो देने वाले का नाम गुप्त रहेगा। जब सुप्रीम कोर्ट में गए, कोई गया, किसी ने केस डाला, तो न्यायाधीशों ने बोला कि ये तो बहुत गलत है, सूची जारी करो, किस किस से चंदा लिया। पता चला कि सबसे ज्यादा चंदा इस देश में बड़े बड़े खरबपतियों से मोदी जी और मोदी जी की पार्टी ने लिया। मोदी जी की पार्टी, भाजपा पार्टी 10 सालों में दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन चुकी है। 70 सालों के लिए हम आजाद है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी रही है, 55 साल से सत्ता में थी, आज तक इस देश की सबसे अमीर पार्टी नहीं बन पाई। इतना चंदा लिया कि 10 सालों में ये काम तो आपने किया जो कांग्रेस ने नहीं किया। आपने अपनी पार्टी को सबसे अमीर बना दिया। किस किस से चंदा लिया? गुजरात में वो पुल गिरा था, सैकड़ों लोग मर गए थे, बह गए थे पानी में, उसको बनाने वाले से चंदा लिया। पुल, हाँ, क्या बोला? हाँ, पुल वाला, पुल गिरा, उससे चंदा लिया। आप सबको वैक्सीन लगी थी, टीका लगा था कोरोना का, 2 टीके लगे। आपको याद है वो टीके के साथ जो प्रमाण पत्र मिलता था, उस पे किसका चेहरा था, किसकी फोटो थी? मोदी जी की थी ना। 52 करोड़ चंदा लिया उस कोविड के टीके की कंपनी से। आज पता चल रहा है कि उस टीके पे रिएक्शन होता है कुछ लोगों को, कुछ प्रतिशत लोगों को उस टीके के लगने से हार्ट अटैक हो सकता है। तो कई लोग जो ऐसे ही गिर के मर गए। आज पता चला कि वो टीका भी मार्केट से निकाल दिया गया है। एक ही कंपनी ने पूरे देश के लिए वो टीका बनाया और उस कंपनी से मोदी जी ने 52 करोड़ चंदा लिया। और सुनिए, उन कंपनियों से चंदा लिया जिन पे छापा मारा था, छापा मारा, चंदा लिया, छापे बंद, केस लगाए, चंदा लिया, केस बंद, केस ठंडे बस्ते में, और कहते हैं कि ये ईमानदार है, बाकी सब भ्रष्ट है। और बात समझने वाली क्या है कि ये जो पैसे हैं, ये जो संपत्ति है, ये किसकी है? ये जो 16 लाख करोड़ आपने माफ किए बड़े खरबपति के, कहां से आए? मोदी जी की जेब में तो नहीं थे, कहां से आए? सरकारी बैंकों से। सरकारी बैंक में कौन पैसा डालता है? आप लोग। आप अपनी बचत डालते हैं, आप अपनी बचत डालते हैं सरकारी बैंक में। सरकारी बैंक कर्जा माफ करता है बड़े बड़े खरबपतियों के, एक किसान का कर्ज माफ नहीं करते। कांग्रेस पार्टी कहती है हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, चीखते चिल्लाते कि देखो झूठी पार्टी है, कैसे करेंगे, अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, पैसे नहीं है। अरे वाह, 16 लाख करोड़ आपके पास है उनके कर्ज माफ करने के लिए, किसान का कर्ज माफ करने के लिए एक पैसा नहीं। चीखते हैं, चिल्लाते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, किसानों का कर्ज माफ हुआ। राजस्थान में किसानों का कर्ज माफ हुआ। राजस्थान में स्कीम बनी, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा सबको मिलेगा। गरीबों ने अपने हार्ट के ऑपरेशन कराए, एक पैसा नहीं दिया। ये कांग्रेस की स्कीम थी, करके दिखाया। कर्नाटका में महिलाओं के बैंक के खातों में 2-2 हजार रुपए हर महीने प्रदेश की कांग्रेस सरकार आज के दिन डाल रही है। तेलंगाना में डाल रही है। कर्नाटका में महिलाएं बस में फ्री घूम रही हैं, हर जगह तीर्थ यात्रा पे जा रही हैं, रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं। खाली पद भरने का काम कांग्रेस की प्रदेश सरकारें जहां जहां हैं वहां करना शुरू किए हैं। तो देश में क्यों नहीं हो रहा है ये काम? मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं ये काम? क्योंकि मोदी जी का एक ही सबसे बड़ा काम है आपका ध्यान भटकाना। वो चाहते हैं कि हर चुनाव में धर्म की बात हो, इधर उधर की बात हो, ऐसी बातें आपको बताएं जो एकदम झूठ है।
कि कांग्रेस पार्टी धर्म के विरोधी है। अरे कांग्रेस का आधार ही धर्म था। कांग्रेस पार्टी के सबसे महान नेता कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को जब गोली मारी नथुराम गोडसे ने, जब वो शहीद हुए इस देश के लिए, तो उनके मुंह से क्या निकला? हे राम, हे राम। भगवत गीता के सत्य की सीख पर चले महात्मा गांधी। पूरा जो आंदोलन चला जिसपे कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, वो सत्य के आधार पर आंदोलन था, एक धार्मिक आंदोलन था। और हम धर्म के विरोधी बन गए अचानक। तो झूठ फैलाने में माहिर है। यहाँ अमेठी में कितने झूठ फैलाए मेरे परिवार के बारे में, और इतनी जोरों से इन्होंने आक्रमण किया कि आपके व्हाट्सएप भर दिए, वीडियो आप भर दिए, झूठ 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 झूठ। आप गुमराह भी हो गए, भाई को आपने हरा भी दिया, जबकि इतने काम किए थे यहाँ संसदीय क्षेत्र में। इनका काम ही यह है कि आपको गुमराह करना और गुमराह करके आपका वोट देना। महीने बैठी है, पिछले चुनाव में मुझे याद है घर के अंदर आए थे, दुर्दुरिया कर रहे थे, आपके साथ आए थे और आपसे क्या कराया? भगवान से वचन लो, भगवान को वचन दो कि आप भाजपा को वोट देंगे, दुर्दुरिया करा के। अब की बार भी करा रहे होंगे, करा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भगवान किसी राजनीतिक दल को वोट दिलवाएंगे? भगवान तो यही कहेंगे ना कि जागरूक बनो, सच्चाई को देखो, सच्चाई को पहचानो। तुम्हारा जीवन कैसा है? तरक्की हो रही है तुम्हारे जीवन में? ये नेता झूठा है कि सच्चा है? कुछ किया है तुम्हारे लिए? यही तो कहेंगे भगवान। और बताइए, मैं अपने पिताजी के लिए प्रचार करती थी, पूरे अमेठी में घूमती थी बचपन से। एक बार हमने भगवान के नाम, धर्म के नाम, जाति के नाम पे वोट नहीं मांगा। हम तो काम पेट के नाम पे मांगते थे। हम तो गांव में जाते थे, कहते थे कि यहाँ सड़क नहीं थी, पिताजी ने ये सड़क बनवाई है आपके लिए, इस पे खरिंजा लगवाना है, वहाँ इंडिया वन लगाया है, वो पुल बनाना था, वो पुल बना रहे हैं। देखिए इतना बड़ा उद्योग खोला है अमेठी में, संजय गांधी अस्पताल बनाया है। ये बात करते थे हम चुनाव के समय। काम किया है तो काम के नाम पे वोट लो, जनता देगी। आपने दिया भी, आपने हमेशा दिया। आपने देखा कि हमारे परिवार के सदस्यों ने काम किया है, काम के आधार पर दिया। फिर अचानक पिछले चुनाव में ऐसी राजनीति आई कि आपको गुमराह करने वाली राजनीति, झूठ फैलाने वाली राजनीति, इंदिरा गांधी जैसी शहीद को देशद्रोही कहने वाली राजनीति, राजीव गांधी जैसे शहीद जिनके लिए आप रोए, यहाँ आपके बुजुर्ग रोए, यहाँ से उनकी अस्थियां निकली, बीच रात में आप खड़े रहे स्टेशन में, आप रोए उनके लिए, उनको देशद्रोही कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, गलत शलत झूठ गुमराह करने वाली बातें। आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी आपकी भैंस चुराने वाली है, आपके गहने चुरा के किसी और को दे देगी, सब कुछ सारी बातें करते हैं दुनिया भर की, लेकिन रोजगार की बात नहीं करते। महंगाई कैसे कम होगी उसकी बात नहीं करते। आपको आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे वो बात नहीं करते। आप किसानों के लिए कौन सी स्कीम लाए हैं वो बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका सारी उनकी जो योजना है वो यही है कि आपको गुमराह करके आपसे वोट लेना है। किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से वोट लेके सत्ता में रहना है। और ऐसा भी है कि जब वोट नहीं मिलता है और किसी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो विधायकों को खरीद के सरकार गिराते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। सत्ता से इतना प्यार है, सत्ता से इतना प्यार है, छोड़ी ही नहीं जाती है।
अहंकार इतना हो गया है कि जनता के बीच में आया ही नहीं जा रहा है, आपसे पूछा ही नहीं जा रहा है। राहुल जी जो आपके सांसद थे वो 4000 किलोमीटर चले हैं पैदल आपके बीच आने के लिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, 4 महीनों के लिए रोज चले। उसके बाद यात्रा की मणिपुर से मुंबई तक, आपकी समस्याओं को जानने के लिए, समझने के लिए, ये समझने के लिए कि क्या कर सकते हैं आपकी इन समस्याओं को दूर करने के लिए। और एक न्याय पत्र निकाला उन्होंने। न्याय पत्र में क्या लिखा है कि देश भर में हम 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा लागू करना चाहते हैं, जैसे हमने राजस्थान में किया, ताकि आप सबका इलाज 25 लाख तक मुफ्त हो जाए देश भर में। मेरी बहनें बैठी हैं, आपका संघर्ष कोई पहचानता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। आपने महंगाई की बात की, सामना नहीं हो रहा है, हम समझते हैं। इसीलिए भाई ने न्याय पत्र में लिखवाया कि हर गरीब परिवार की जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में 8,500 रुपए हर महीने डाले जाएंगे, सरकार देगी। कुल मिला के एक साल में ये 1 लाख रुपए बनते हैं। आशा बहुएं, आंगनबाड़ी की बहनें, मिड डे मील की बहनें, आपका मानदेय नहीं बढ़ाया बहुत समय से। हम केंद्र से जो राशि आएगी इस मानदेय के लिए उसको दुगना करेंगे ताकि आपकी राशि आपका मानदेय बढ़ जाए। जितने भी पद खाली हैं, 30 लाख पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। जो बच्चे स्नातक पास हैं, सुन लीजिए, जो बच्चे स्नातक पास हैं उनको एक ऐसी नौकरी दी जाएगी, पहली नौकरी पक्की दी जाएगी, जिससे सुनिए, जिससे उनका हुनर भी बढ़ेगा, वो सीखेंगे और ऊपर से उनको 1 साल में 1 लाख की कमाई हो जाएगी उनकी। हर स्नातक बच्चे के लिए, पास बच्चे के लिए 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा, जिससे नौजवानों के कारोबार अगर वो शुरू करना चाहते हैं, छोटा बिजनेस, उसमें सुविधा मिलेगी। पेपर लीक के खिलाफ कानून आएगा, कोई पेपर लीक में शामिल हो, घोटाला करे, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस पूरे देश में न्यूनतम मजदूरी हम रखेंगे 400 रुपए। कोई ठेकेदार आपको इससे कम नहीं दे पाएगा। ये आवारा पशु की समस्या है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसको हल किया, अच्छे अच्छे गौशालाएं बनाई। मैंने आपको समझाया, याद है कितने भाषण में बार बार वही चीज समझाऊं। तो जैसे छत्तीसगढ़ की सरकार ने वो सुलझाई वो समस्या, उस तरह से पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो समस्या है आपकी, इसके लिए भी प्रोग्राम लाए हो ताकि ये समस्या भी सुलझे। तो ये सब स्कीमें हैं जो हम आपके लिए ला रहे हैं। अगर हमारी सरकार बनती है, हमें मौका देंगे तो हम करके दिखाएंगे। हम चाहते हैं आप आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, कि खेती से फिर से कमाई हो, कि छोटे छोटे कारोबार मजबूत बने, उससे रोजगार बने, आपके बच्चों का भविष्य मजबूत हो, मेरी बहनें आत्मनिर्भर बने। आपको आज 5 किलो राशन दिया जाता है और कहा जाता है कि इसी में खुश हो जाओ। हम ये नहीं कह रहे कि राशन मत दो। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में सरकार की 35 किलो दे रही थी, अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ भी तो कुछ करो। राशन पर निर्भर क्यों कर रहे हो जनता को? इसके साथ साथ रोजगार दो, जनता को सक्षम बनाओ। जिसने हिम्मत की है अपनी दुकान खोलने की, छोटे छोटे कारोबार बनाने की, उसकी मदद करो, सहायता करो। जीएसटी से मार डाल रहे हो, नोटबंदी में मार डाल रहे हो, हर तरफ से जो नीतियां बन रही हैं वो गरीब विरोधी नीतियां बन रही हैं और खरबपति फूल रहे, फल रहे हैं। हम लोग उनकी शादियां देख रहे हैं सोशल मीडिया पे,
इतना खर्चा तो कोई सोच भी नहीं सकता। इतने बड़े बड़े गहने, बड़ी बड़ी पार्टियां, और देश का गरीब उसी गरीबी की दलदल में रहे, खाई में फंसा रहे, सरकार की कोई सुनवाई ना हो, बहुत गलत है। इसको ठीक करना है। यहाँ से एक राजनीतिक परंपरा बनी थी, देश के प्रधानमंत्री झुक के आपके पास आते थे, आपकी समस्याओं को सुलझाते थे, विकास कराते थे, आप डांट भी देते थे। यही परंपरा पूरे देश में होनी चाहिए। यहाँ अमेठी से शुरू करो, वही राजनीति वापस लाओ। तो नेता पर निर्भर होता है। नेता समझदार होता है, इंदिरा जी जैसे, राजीव जी जैसे, तो हमेशा ऐसे सलाहकार रखता है जो उसके सामने गलत चीज भी बोल पाए कि भाई तुम गलत कर रहे हो। ऐसे सलाहकार रखते जो डरते नहीं थे, कई बार बहस करते थे कि नहीं ये नीति ठीक नहीं होगी, दूसरी नीति बनाइए। लेकिन आजकल के नेता सिर्फ ऐसे सलाहकार चाहते हैं, ऐसे लोग चाहते हैं अपने इर्द गिर्द जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए। और ये दिखता है, आपको टीवी पे दिखता है, कोई पत्रकार भी सवाल उठा ले उसको गिरफ्तार किया जाता है, कोई आंदोलन करे उसकी मारपीट हो जाती है, गिरफ्तार किया जाता है, उस पर तरह तरह के केस डाले जाते हैं। कोई सवाल उठाता है, पूछता है तो संकट में पड़ जाता है। आज तो हमारे प्रधानमंत्री सबसे बड़े कायर हैं, सबसे बड़े कायर हैं इस देश के, क्योंकि नेता का धर्म होता है कि सवाल का जवाब दो। इसी को लोकतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। आपकी नाराजगी सही होती है हमेशा। अगर आप नाराज होते हैं तो जनता का फर्ज है, तो नेता का फर्ज है कि झुके, आत्मचिंतन करे। यहाँ तो परिस्थितियां ये बन गई हैं कि नेता इतना अहंकारी हो गया है, सवाल ही उठाने नहीं देता, जो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश। हमारे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि चुनाव के समय दो मुख्यमंत्री जेल में डाले गए हैं। चुनाव के समय विरोधी दलों की जो खाते हैं बैंक के वो बंद किए गए हैं। 150 तक सांसद संसद से बाहर फेंक दिए गए। सबको डराया धमकाया जा रहा है। और हम सब जानते हैं, स्कूल के बच्चे बता देंगे, स्कूल के बच्चे बता देंगे कि जो डराता है धमकाता है वो सबसे बड़ा कायर होता है। उसको यूं कर दो डर जाता है। बच्चे बता देंगे, जो तंग करता है पाठशाला में वो बच्चा सबसे बड़ा कायर होता है। एक बार कोई खड़ा हो गया उसके सामने तो घबरा के पीछे हटता है। और वही हो रहा है मोदी जी के साथ। आज उनकी कायरता दिख रही है क्योंकि उनके सामने विरोधी दल खड़े हो गए हैं। राहुल जी सवाल उठाते हैं रोज और जनता दिशा दिखा रही है। आज जनता कह रही है हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ने देंगे चुनाव हिंदू मुसलमान पर, धर्म के आधार पर। आज जनता कह रही है हम बेरोजगार हैं, 10 साल से सत्ता में रहे हो, हमारे लिए क्या किया। आज जनता कह रही है महंगाई इतनी हो गई है हम बच्चों के लिए सामान खरीद नहीं सकते, 10 सालों से तुम्हारी सरकार है, ये सिलेंडर 1200 का क्यों किया। आज जनता कह रही है किसान खेती में कमा नहीं पा रहा है, 10 सालों से तुम कहां थे। बड़े बड़े खरबपतियों के तुमने खर्च माफ कर दिए, 16 लाख करोड़ माफ कर दिए, उनके पास तो पहले से लाखों करोड़ है। देश का किसान जूझ रहा है, मर रहा है, कर्ज में डूब रहा है, आत्महत्या कर रहा है 1-1 लाख रुपए के लिए, तुम कहां थे 10 सालों से। आज जनता पूछ रही है। इसलिए हमारे कायर प्रधानमंत्री घबराने लग गए हैं, इधर उधर की बातें करने लग गए हैं, भैंस चुराने वाली, गहने चुराने वाली। हर रोज सुबह उठते कोई नई बात जिससे चुनाव का कोई ताल्लुक ही नहीं है। चुनाव लड़ना है, हिम्मत है तो देश को बताओ 10 सालों में क्या किया है। 70 सालों की तो लिस्ट सुनाते हैं आपको, रट लगाई रखी है कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं चुनौती देती हूं इनको,
70 सालों में कांग्रेस ने IIT बनाए, IIM बनाए, एम्स बनाए, इसरो बनाया, DRDO बनाया, भाखरानंगल डैम बनाया, तमाम बड़ी बड़ी सड़कें बनाई, सारे बंदरगाह जो अपने खरबपति दोस्तों को दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने बनवाए, सारे कोयले के खदान जो अपने बड़े बड़े खरबपति दोस्तों को दे रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के समय बने, सारे हवाई अड्डे कांग्रेस पार्टी ने बनाए जो आप अपने बड़े खरबपति मित्रों को दे रहे हैं। ये देश की संपत्ति थी, ये देश की संपत्ति थी जो देश के गरीब, देश के किसान, देश के मजदूर के जेब में जानी थी। ये वो संपत्ति थी जिससे आपकी सड़कें बनानी थी, जिससे आपके गांव में पानी लाना था, जिससे आपके बच्चों को शिक्षित बनाना था, जिससे आपको रोजगार दिलवाना था। रोजगार के सारे साधन खत्म कर दिए, बड़ी बड़ी कंपनियां जिससे आपको स्थायी रोजगार मिलता था। पुराना पेंशन, अधिकारी रो रहे हैं, कर्मचारी रो रहे हैं, पुराना पेंशन नहीं मिलता। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है आज मिल रहा है पुराना पेंशन। ये नहीं देंगे, कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में पैसे नहीं है। अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को कर्ज माफ करने के लिए पैसे हैं, किसान के लिए पैसे नहीं है। सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि आज इनके बड़े बड़े खरबपति मित्रों ने तमाम टीवी के चैनल खरीदे हुए हैं। आज आप टीवी खोलते हैं, आपको ऐसा लगता है कि सबका विकास हो गया है, देश बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है, इतना काम हुआ है देश में कि पूछिए मत। तो मैं आपसे पूछती हूँ, इतना काम हुआ है 10 सालों में, तो आपके जीवन इतने संकट में क्यों है? तो आपके जीवन में इतनी महंगाई क्यों है? तो किसान कमा क्यों नहीं पा रहा है? तो 70 करोड़ लोग बेरोजगार क्यों हैं इस देश में आज? अगर इतना काम किया है तो मंच पे खड़े होकर थोड़ी सी हिम्मत कर लो, बताओ जनता को कि क्या किया है। मांगो वोट अपने काम के आधार पर। हम अपने पिताजी के लिए वोट मांगने आते थे, काम गिनाते थे। गांव गांव में जब जाती थी मैं अपनी माताजी के साथ, हम बताते थे कि हाँ आपको याद है सड़क नहीं थी, ये सड़क बनवाई, खड़िंजा लगवाया, अब बिजली के खंभे लग गए हैं। उस समय इंडिया मार्क 1 होता था, हम उसकी बात करते थे। हम कहते थे राजीव जी उद्योग लाए हैं यहाँ बड़े बड़े, ये सब बातें करते थे। हम कहते थे उनके काम को देखिए, उन्होंने काम किया है समझिए, उसके आधार पर वोट मांगते थे। आज तो भगवान के नाम पर वचन दिलवाए जा रहे हैं लोगों से, घरों के अंदर जाके दुरदुरिया करके महिलाओं को कह रहे हैं कि भगवान के नाम पे वचन लो, भाजपा को वोट दो। भगवान कब कह रहे हैं कि इनको वोट देना है? हमारा धर्म कब कह रहा है कि इनको वोट देना है? हमारे धर्म ने तो एक ही बात कही है शुरू से, जितने भी संत महात्मा गुरु रहे हैं उन्होंने एक ही बात कही है कि सत्य के पथ पर चलो, अपने जीवन के अनुभव पर चलो और अपने जीवन में सत्य लाओ। तो सत्य क्या है आज? सच्चाई क्या है? सच्चाई वो नहीं है जो टीवी पे दिख रही है। सच्चाई मोदी जी के बड़े बड़े भाषण, झूठे झूठे सपने नहीं है। सच्चाई आपका जीवन है। सच्चाई यही है कि आप सुबह उठते हो, आपको पता नहीं कि आपको मजदूरी मिलेगी कि नहीं, मिलेगी भी तो आपको पता नहीं कि दिहाड़ी सही मिलेगी कि नहीं। सच्चाई ये है कि आपको पूरी रात अपने खेतों में बैठना पड़ रहा है पहरेदारी करने के लिए। सच्चाई ये है कि कितनी भी मेहनत कर रहे हो, कितनी भी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, रोजगार नहीं मिल रहा है उस बच्चे को। सच्चाई यह है कि आपके लिए कोई सुविधा नहीं दी गई है 10 सालों में। जो सुविधाएं हैं वो पहले की हैं, कोई नई सुविधा नहीं है। सच्चाई यह है कि आज आपने एक ऐसी राजनीति को फूलने फलने दिया है अपने देश में जो आपके प्रति अपने आप को जवाबदेही नहीं समझती, और इसको बदलना बहुत जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि नेता को बनाने वाले आप हैं। इंदिरा गांधी जैसी नेता को आपने हराया,
जब आपने सोचा कि हमें इनकी नीति पसंद नहीं है, हमें इनको बताना है, दिशा दिखानी है, वो सीखिए इस बात से। तो अब समय आ गया है कि देश की राजनीति की दिशा बिगड़ रही है, नेता बिगड़ रहे हैं, इनकी आदत खराब हो गई है। अब इसको दुरुस्त करो। ये शक्ति जो आपको संविधान ने दी है, ये सबसे बड़ी शक्ति होती है लोकतंत्र में। ये लोग कहते हैं कि इनकी सरकार फिर से आएगी तो संविधान को बदल डालेंगे। क्यों? लोकतंत्र से डरते हैं। लोकतंत्र का मतलब जवाबदेही, डरते हैं। अब इनकी 70 साल की रट नहीं चल रही है। अब धर्म के नाम पर चुनाव नहीं चल रहा है। पता चल गया है कि जनता थक गई है, कि जनता कह रही है हमें नाटक नौटंकी नहीं चाहिए, हमें सच्चाई चाहिए, हमारी समस्याओं को हल करो, यही तुम्हारा काम है। नहीं देखना हमें ये सब बड़ा इवेंट, बड़े बड़े महल, आप क्या नई नौटंकी निकालेंगे, हमें नहीं देखनी। हम चाहते हैं कि हमारी समस्याएं हल हों। तो मैं यही आग्रह करने आई हूं, इस चुनाव को अपना चुनाव बनाओ। ये वोट जो है अपने लिए डालो, जो आपके लिए काम कर रहा है उसके पक्ष में डालो, जिसने काम करके दिखाया है उसके पक्ष में डालो, जो बता रहा है कि क्या करेगा और उसका कहीं प्रमाण दिख रहा है तुम्हें कि हाँ कहीं पे किया है इसने, उसके पक्ष में वोट डालो। आज कांग्रेस पार्टी कह रही है, प्रमाण है, कांग्रेस के प्रदेशों को देखो। छत्तीसगढ़ में आवारा पशु की समस्या थी, कांग्रेस की सरकार थी, गौशालाओं को मजबूत किया, महिलाओं को उनमें रोजगार दिया, जो दूध आता था उसको उसमें से खोया बनवाया, मिठाई बनवाई और दूध को पहुंचाया गांव में। गोबर खरीदा लोगों से कि जानवर रखोगे उसकी देखभाल करोगे तो सरकार गोबर खरीदेगी। गोबर का गोबर गैस बनाया और गोबर गैस आपके घरों तक पहुंचाया, समस्या हल की। आज छत्तीसगढ़ में आवारा पशु की समस्या नहीं है। आज कर्नाटका में महिलाएं बस की यात्रा मुफ्त कर रही हैं, तीर्थ यात्रा पे जा रही हैं, मायके जा रही हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने, एक पैसा नहीं दे रही हैं। आज तेलंगाना में महिलाओं के खाते में सरकार, प्रदेश की सरकार हर महीने पैसे डाल रही है। कांग्रेस के हर प्रदेश में पुराना पेंशन लागू है, आज लागू है। तो प्रमाण है, काम हो रहा है, बशर्ते आप जागरूक बने, आप समझें कि आपकी जागरूकता ही इस देश को बचा सकती है और आपकी जागरूकता ही आपके भविष्य को बचा सकती है। 5 साल का भविष्य है, हल्की बात नहीं है कि किसी ने शपथ दिलवा दी भगवान के नाम, या किसी ने कह दिया धर्म संकट में है तो चलो इसी को दे देते हैं वोट। हल्की बात नहीं है। पहचानो जो झूठ बोल रहा है, जो गुमराह कर रहा है, और अपनी जानकारी लो। मेरी बात पे भी मत जाओ। मैं कह रही हूँ छत्तीसगढ़ में ये समस्या थी, हल हो गई। पूछो किसी से, कोई रिश्तेदार है छत्तीसगढ़ में, कोई जान पहचान का है जो हैदराबाद तेलंगाना में काम करता है, पूछो कि ये सच है। जब खुद पता चलेगा अपने अनुभव पे कि हाँ ऐसा हो रहा है, तब वोट दो कांग्रेस पार्टी को। हम कह रहे हैं कि देश भर में हम कुछ गारंटी लागू करना चाह रहे हैं। क्या है ये गारंटी? खेती के सारे सामानों से हम जीएसटी हटाएंगे, एक कानून बनाएंगे कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना पड़ेगा कानून के तहत। किसानों के लिए एक स्थायी आयोग आपके कर्ज माफी के लिए बनाएंगे। नौजवानों के लिए एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम लाएंगे। आप स्नातक पास होगे तो आपके हुनर को बढ़ाने के लिए आपको ऐसी नौकरी दी जाएगी जिससे आपको 1 लाख सालाना भी मिले और आपका हुनर भी बने। 5,000 करोड़ का फंड बनेगा नौजवानों के लिए खास, कि आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहें तो आपके लिए सुविधा हो। 30 लाख खाली पद है, उनको भरा जाएगा। आज
खाली पदों को भरने का काम हर प्रदेश, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है उस प्रदेश में हो रहा है, आज हो रहा है। बहनों, आपके लिए हम कह रहे हैं कि आपके संघर्ष को कोई नहीं पहचानता। आप बाहर भी काम करें, मजदूरी भी करें, खेती में भी करें, तो घर पे भी काम करें। आप गृहस्थ रहें फिर भी दिन भर काम करेंगे। इसीलिए आपके लिए जो गरीब परिवार है उनमें सबसे बड़ी महिला को 8,500 रुपए हर महीने, मतलब एक साल में 1 लाख रुपए हम देना चाहते हैं। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी पूरे देश में 400 रुपए की, और 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा आपके लिए हम बनाना चाहते हैं। राजस्थान में करके दिखाया। राजस्थान में हार्ट पेशेंट हार्ट का ऑपरेशन करा रहे हैं। जब हमारी सरकार थी तो करा रहे थे और उनको 1 पैसा नहीं देना पड़ रहा था, क्योंकि 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा, उनको जितनी भी सुविधाएं 25 लाख रुपए तक उनको मुफ्त में मिल रही थी। इतने खुश थे लोग। अब खैर सरकार बदल गई है वहां, और जैसे ही सरकार बदली वो 25 लाख से भाजपा की सरकार उसे 5 लाख तक ले आई और आस्ते आस्ते उसको बंद कर दी। छत्तीसगढ़ में 35 किलो राशन मिलता था, आपको 5 किलो मिलता है। हमारी सरकार 35 किलो राशन दे रही थी। जैसे ही भाजपा की सरकार आई उसको काट के 5 किलो कर दिया गया। तो देखिए, नीति समझिए, नियत समझिए। घर में शादी होती है, लड़का देखने जाते हो, सबसे पहले क्या देखते हो? क्या देखते हो? मैं बता दूं, अगर मेरी बेटी की शादी होती सबसे पहले मैं नियत देखती, कैसा लड़का है, झूठ बोलता है, नियत क्या है कि नहीं? सही नियत नहीं है तो कोई शादी मंजूर नहीं है ना। तो नेताओं की नियत कब समझोगे? हाँ, समझदार हो, विवेक है, जीवन में देखो कोई तरक्की नहीं आई है। नेता झूठ बोल सकते हैं आराम से मंच पे खड़े होकर, नियत समझो उनकी, देखो कि क्या किया है 10 सालों में। बाकी पार्टियों को डराने, धमकाने, गाली देने के अलावा क्या किया है, तो समझ लीजिए कि अब बदलाव का समय है। हिम्मत दिखाइए, अपना वोट अपने विवेक से डालिए, अपने पक्ष में, अपने विकास के लिए, अपने गांव, अपने परिवार, अपने प्रदेश, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। सही? ठीक है। तो मेरी सारी बातें आपने बड़ी ध्यान से सुनी, इसके लिए आपकी बहुत आभारी हूँ। 20 को पोलिंग है। किशोरीलाल शर्मा जी पहला नाम होगा, बटन दबाइए पंजे पे। पर्चा जो निकलेगा उसको ध्यान से देख लीजिएगा, पर्चे में भी पंजा होना चाहिए। अभी से पता करिए कि आपके नाम है, आपके आईडी कार्ड है, नहीं है तो कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को बता दीजिए कि नाम कट गया है लिस्ट से। ये सारी चीजें, ये जानकारी आप लीजिए, जागरूक बनिए। अब लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, देश को आगे बढ़ाने का चुनाव है। आपकी जागरूकता ही सबसे महत्वपूर्ण चीज। धन्यवाद।